हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लासेस में हमने फर्स्ट सेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा था। दैट वाज बिटवीन द फिफ्थ, फोर्थ एंड थर्ड सेंचुरीज, और जिसमें पर्शियंस एंड ग्रीक इन्वेजन के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स। सो दिस सेकेंड सेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन जो है, इसके जो अलग अलग सोर्सेज हमें मिलते हैं, दे इंक्लूड द इंस्क्रिप्शन, दैट इज द एपिग्राफी, or the inscriptions written on the rocks. Then are the coins or numismatics. Then are the archaeological evidences. Then there are Buddhist texts as well. For example, in case of Kanishk, we have Buddhist text. And then this is Qian Henshu. That is a Chinese text that provide the information regarding the movement and migration of people in the Central Asian part. So these are the few sources which gives us information about these foreign invasions. Now, there were a series of 4 invasions. So the first one was by Indo-Greeks, that was around 2nd and 1st century BCE. Then was by Shakas, also known as Indo-Scythians. तो इनका जो invasion था, that was between 2nd and 1st century BCE. Then comes the third number पे Parthians, जो थे around the 1st century BCE, और उसके बाद लास्ट में कुशानस, जो थे अराउंड 1st and 2nd century CE. So, for example, these invasions, they were roughly for around 400 to 500 years. तो इस टाइम स्पैन में यहाँ पे इन 4 अलग अलग लोगों की तरफ से इन्वेजन किए गए थे इंडिया में. तो फर्स्ट वन इज इंडो ग्रीक्स. नाउ इंडियन टेक्स्ट में इनको यवन बोला गया है. दे वर कॉल्ड एज यवन. इनका जो फर्स्ट किंग था दैट वाज अपोलोडोटस वन, हु रूल्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ पंजाब एंड गांधार. और मोस्ट फेमस किंग था इनके डिमेत्रियस एंड मिनेंद्र. और मिनेंद्र को मिलिंद पानो जो एक टेक्स्ट है उसमें इनको मिलिंद बोला गया है. और इनकी एक कन्वर्सेशन विद द बुद्धिस्ट सेज नागसेना, दैट इज mentioned in Milind Panu. So Milind Panu mentions about a conversation between Milind and a Buddhist sage Nagsena. And Antalciad, he sent his ambassador Heliodorus to Shunga king Bhagbhadra. Now, what is the significance of Indo-Greeks? So Indo-Greek जो invasion हुए इंडिया में, उससे उसके क्या क्या impacts थे, क्या contribution थे, क्या significance थे. तो the first one is that they issued gold coins for the first time in India. So gold coins first time पे Indo-Greeks ने issue किए थे इंडिया में. Then second one is the coins had the images of both Greek and Indian deities. So इस diagram में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीक डीटीज और इंडियन डीटीज दोनों की इमेजेस जो थी वो कॉइन्स पे हमें देखने को मिल रही थी. और ये इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, दीज वर द गोल्ड कॉइन्स and these were the silver coins. Then comes the influence of Greeks on the Indian art, especially the Gandhar school of art. So northwest province में, northwest region of India में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, बिकॉज गांधार इज लोकेटेड इन दैट प्लेस. तो वहाँ से ये लोग आए थे इन्वेजन करने, और गांधार इनका एक सेंटर था, तो जहाँ पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड अंडर द इंडो ग्रीक्स. द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ हॉरोस्कोप इन इंडिया. सो हॉरोस्कोप दैट इज राशिफल जो था उसकी डेवलपमेंट हुई इंडिया में. सो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक्स टू इंडिया. नाउ इंडो ग्रीक्स का अगर हम एम्पायर देखें तो इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि इट एक्सपेंडेड इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ ईरान. और इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि देयर वाज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर ऑन इंडियन आर्किटेक्चर. सपोज दिस इज द ग्रीक स्कल्पचर और यहाँ पे ये इंडियन स्कल्पचर है. तो कुछ फीचर्स ऐसे थे जो ग्रीक से इंडियन आर्ट फॉर्म में लिए गए थे. सो दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडो ग्रीक आर्ट. और गांधार स्कूल में इसका खास इम्पैक्ट देखने को मिलता है. So this was about Indo-Greeks. Now coming on to the second set of invasions, which was by Shakas or Sakas. Now they were the nomadic pastoral tribes.
who moved towards India in around 2nd century BCE and they replaced the Indo-Greeks. तो पहले Indo-Greeks का राज था, उसके बाद शाकाज आ गए. तो इनके जो अर्लियर रूलर्स थे उनके नाम थे मोइस, अजिसवन, चस्ताना. नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, साका संवत. साका कैलेंडर जो है, दो तरह के कैलेंडर्स हम लोग यूज करते हैं, विक्रम संवत और शाका संवत. सो शाका संवत जो है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 78 AD. AD इज ऑल्सो नोन एज CE और BC इज ऑल्सो नोन एज BCE. सो अब जो इसकी नई फॉर्म्स आ गई हैं दैट इज BC के लिए वी यूज BCE दैट इज बिफोर कॉमन ईरा एंड AD के लिए वी यूज CE दैट इज कॉमन ईरा. ओके, सो 78 CE में शाका संवत की स्टार्टिंग हुई थी. दैट मार्क्स द असेंशन ऑफ आइदर कुशाना किंग, कनिष्क और चस्ताना. सो कुछ सोर्सेज में ये बताया गया है कि व्हेन कुशाना किंग कनिष्क रोज टू पावर और आइदर चस्ताना. कुछ सोर्सेज में चस्ताना लिखा है, कुछ में कनिष्क लिखा है. तो उनका जब रूल स्टार्ट हुआ, असेंशन ऑफ दीज किंग्स, इट मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ Shaka Samvat in 78 CE. Now, a branch of Shakas ruled from Gujarat region and they were known as Western Kshatraps. Their most important ruler was Rudradaman I, who conducted the repair of Sudarshan Lake in Junagadh region, and that is mentioned in Junagadh rock inscription. Now, Vikram Samvat that started from 57 BCE. So Vikram Samvat started from 57 BCE while Shaka Samvat थोड़ा सा बाद में आया, that was in 78 CE. So Vikram Samvat marks the defeat of Shaka rulers by a ruler called Vikramaditya. So एक ruler जिसका नाम था विक्रमादित्य, उसने basically ये title दिया था खुद को विक्रमादित्य. तो he defeated Shakas on this date 57 BCE इस year में. तो उसके नाम पे ये स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत. सो शाका संवत एंड विक्रम संवत, दीज बोथ आर कैलेंडर्स. Now, decline of Shakas in the northwest region, it occurred due to the attacks by Parthians and Kushanas. However, जो western Kshatraps हैं, they continued their rule in Gujarat till the reign of Chandragupta II of Chandragupta Maurya. Now, this Chandragupta is different. We have read about Chandragupta Maurya that was from the Mauryan Empire, and this is Chandragupta from the Gupta dynasty. Okay, so this is the Vikram Samvat. We have these months which are called Adeshi Mahine, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ. So these were the according to Vikram Samvat, and these are the Gregorian calendars which we use today. So both of these are used. So now if we come on to the territory of Shakas, that was extended in India, Pakistan, Afghanistan, and some parts of Iran. And this western part, the western rulers, they were known as Western Kshatraps. ओके, सो वेस्टर्न क्षत्रप्स का राज चलता रहा था, बट जो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में और नॉर्दर्न रीजन में थे, इनका रूल खत्म हो गया था बिकॉज ऑफ द इन्वेजन्स बाय पार्थियंस एंड कुशानास, जो अब हम लोग पढ़ेंगे. सो द थर्ड वन आर पार्थियंस. द पार्थियंस का ओरिजिन इज फ्रॉम पर्शिया. सो पर्शिया से ये लोग आए थे. इनका मोस्ट फेमस जो किंग था दैट वाज गोंडोफेरिनिस. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट थॉमस विजिटेड इंडिया फॉर प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, नाउ अगर हम लोग मैप से देखें तो ये इंडिया है. यहाँ पे दिस वाज द पार्थियन किंगडम, बेसिकली जो ईरान वाला रीजन है, पर्शियन रीजन है. तो यहाँ पे पार्थियन किंगडम थी, इन्होंने भी इंडिया पे अटैक किया था और अपनी किंगडम बनाई थी. दिस इज ग्रीको बैक्ट्रियन. सो ये ग्रीक, इंडो ग्रीक्स जो थे, इन्होंने भी अटैक किया था यहाँ पे. और उस टाइम पे साथ में मौर्यन एम्पायर भी था, और मौर्यन एम्पायर वाज ऑन इट्स डिक्लाइन बिकॉज अभी कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था. तो मौर्यन एम्पायर वाज ऑन अ डिक्लाइन. तो यहाँ से फॉरेन इन्वेजन्स स्टार्ट हो रहे थे. सो जो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन इन्वेजन्स हैं, दे केम फ्रॉम द दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, यहाँ से. सो मेजॉरिटी जितने भी, चाहे सेंट्रल एशिया से आए, यूरोप से आए, कहीं से भी आए, तो दे वर एंटरिंग इंडिया थ्रू northwest, this frontier region. So this was the susceptible point. Okay, now the last one are the Kushanas. So
Kushanas were the fourth set of invasion during that time period. They were from Yuezhi tribe of Central Asia. So ये लोग Yuezhi tribe से थे. They defeated both Shakas and Parthians and established their own kingdom. तो सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक्स के बाद दे कम शाकास के बाद पार्थियंस एंड फाइनली पार्थियंस के बाद कुशानास आए थे. द फाउंडर वाज कुजुला कैदफाइसिस एंड द ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर वाज कनिष्क. Okay, so Kanishk की जो kingdom थी that included Punjab and the region around Indus, northwest frontier region of India, the parts of Ganga Yamuna Doab, parts of Afghanistan, China, Central Asia. और उसकी जो capital थी that was at Purushpur, which is modern day Peshawar, and second capital थी मथुरा में. He was a great patron of Buddhism as well as art and architecture. Okay, so he convened the fourth Buddhist council. So this is an important point. He convened fourth Buddhist council in Kashmir. So just to remind you, जो first Buddhist council थी वो अजातशत्रु ने करवाई थी and he was from Hiranyak dynasty. Second Buddhist council कालाशोक ने करवाई थी who was from Shishunag dynasty, and third Buddhist council अशोका ने करवाई थी who was from Mauryan dynasty, and fourth one was conducted by Kanishk who was from Kushana dynasty and it was conducted in Kashmir. Now, उनकी जो कोर्ट थी उसमें कुछ स्कॉलर्स भी थे. फॉर एग्जांपल अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, पार्श्व एटसेट्रा. तो ये सारे उनकी कोर्ट में स्कॉलर्स थे. नाउ फाइनली कमिंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ कुशान एम्पायर या इन जनरल द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेकंड सेट ऑफ इन्वेजन्स या कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फॉरेन इन्वेजन्स टू इंडिया. ओके, सो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर. नाउ संस्कृत लिटरेचर जो था वो फ्लरिश किया इस टाइम पे. फॉर एग्जांपल अश्वघोष की बुद्ध चरिता और चरक संहिता दैट वाज अ बुक ऑन आयुर्वेद. तो ये उस टाइम पे लिखी गई थी. साथ में ग्रीक एंड प्राकृत लिटरेचर आल्सो फ्लरिश्ड. द सेकंड पॉइंट इज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. नाउ द गंधार स्कूल एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड. मथुरा बिकॉज उनकी सेकंड कैपिटल थी और गांधार रीजन पेशावर रीजन के आसपास में उनका एक और सेंटर था, उनकी कैपिटल थी. सो यहाँ पे उनकी आर्ट के इन्फ्लुएंस मिलते हैं इंडियन आर्ट पे. देन कम्स द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. नाउ द एंशियंट सिल्क रूट विच कनेक्टेड चाइना टू यूरोप और वो इंडिया से होकर गुजर रहा था. तो कनिष्क के राज से होके निकलता था वो. सो इंडिया वॉज ऑन इट्स वे फॉर द सिल्क रूट विच कनेक्टेड चाइना टू यूरोप. और उस टाइम पे दे इशूड वेरी हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स ऑन वेरी लार्ज स्केल. साथ में लार्ज स्केल इरिगेशन थी एग्रीकल्चर के लिए. तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से देयर वाज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द एम्पायर. उसकी वजह से ट्रेड और एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हुआ था. देन कम्स द रिलीजियस डेवलपमेंट्स. तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क बिकॉज कनिष्क वॉज अ गुड ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड किया गया दुनिया में. पहले अशोक ने किया था और अब कनिष्क ने भी कराया. ओके, देन कम्स द क्लोथिंग पार्ट. सो जो ओवरकोट्स हैं, शेरवानीज हैं, लॉन्ग लेदर बूट्स हैं, ये सब इनका सभी का ओरिजिन जो है कुशाना रूल में देखने को मिलता है. सो ओवरकोट, शेरवानीज. देन कम्स द पॉटरी. पॉटरी में हमें मिलती है बर्न्ट ब्रिक्स, रेड पॉलिश्ड फेयर ऑल्सो. ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिला है. देन कम्स द बैटर कैवेलरी. तो इनके टाइम पे राइडिंग हॉर्सेस जो थे वो लार्ज स्केल में यूज़ किए जा रहे थे और साथ में उनके ऊपर एक सैडल का यूज़ करना भी स्टार्ट किया गया था. और साथ में स्पीयर्स दैट मीन्स भाले भी यूज़ कर रहे थे वॉरफेयर में. सो द कैवेलरी वॉज गेटिंग बेटर. देन कम्स द पॉलिटी में यहाँ पे देयर वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन. ना फ्यूडेटरी मतलब एक होता है सेंट्रलाइज्ड पावर ऑफ सेंटर और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे बहुत बड़ी सारी किंगडम थी जहाँ पे एक सेंटर से उसको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता था. तो जो मेन राजा था वो क्या करते थे, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीफ्स बना देते थे. सो देयर वॉज मोर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. सो उन पर्टिकुलर एरियाज में उनकी पास अपनी अपनी पावर्स होती थी और उनका एक चीफ होता था. तो दैट इज कॉल्ड एज फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स द साइंस. साइंस में कंट्रीब्यूशन है फॉर एग्जांपल चरक संहिता,
जो उस टाइम पे लिखी गई थी बाय चरक, तो दैट इज एन आयुर्वेदिक टेक्स्ट। सो उस टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलती है। द लास्ट वन इज कैलेंडर्स, जैसे हमने अभी पढ़ा कि विक्रम एंड शाका संवत started during this time period. Okay, now we come on to the decline of Kushanas. But before that, we can see some diagrams. So here is the diagram of ancient silk route, जो हम लोग देख सकते हैं कि चाइना से स्टार्ट हो रहा था। चाइना से स्टार्ट होते हुए सेंट्रल इंडिया से होते हुए अरेबियन पेनिनसुला की तरफ, और फर्दर इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द यूरोप। तो ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था, इनफैक्ट ये अफ्रीका को भी कनेक्ट करता था। तो ये जो एंशियंट सिल्क रोड था उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन था, बिकॉज इंडिया वाज ऑन इट्स वे। सो चाइना से जब आगे यूरोप की तरफ ये पाथ जा रहा था, तो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे और इंडिया के जो काफ़ी सारे एक्सपोर्ट मटेरियल थे वो यहाँ से जाते थे। अब इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरकोट जो उन्होंने स्टार्ट किया था। सो ओवरकोट ऐसे उन्होंने स्टार्ट किए थे, वी कैन सी। So that was the contribution of Kushanas. Now coming on to the decline of Kushanas. Now क्या हुआ कि जो बाद वाले rulers थे, they could not contain the whole empire. So the later rulers, they were not strong enough to contain the whole empire, and by the 3rd century CE, the empire disintegrated. मतलब since there was a lack of strong rulers, तो अच्छे रूलर्स ना होने की वजह से बाय द एंड ऑफ 3rd century CE ये जो एम्पायर था ये कोलैप्स कर गया, टूट गया। Now, some historians believe that the Kushana period was a perfect forerunner of the Gupta period, which is considered as the golden age of ancient India. कुछ historians का ये मानना है कि कुषाण पीरियड जो था that was a very good forerunner, मतलब एक स्टेज तैयार कर दी थी कुषाण पीरियड ने फॉर द ग्लोरियस गुप्ता पीरियड, विच वॉज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया।